विद्यार्थियों नमस्कार। यूजीसी हिंदी नेट की परीक्षा के लिए, एमए हिंदी की परीक्षा के लिए, बीए हिंदी की परीक्षा के लिए, हिंदी साहित्य, आरपीएससी, यूपीएससी की तमाम परीक्षाओं के लिए आप मेरे साथ जुड़िए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना मत दीजिए। हम हिंदी साहित्य के तमाम विधाओं पर बातचीत करेंगे। आज हम गोदान पर बातचीत कर रहे थे पहले ही उस कड़ी में, जब राय साहब, मेहता, मालती और खन्ना और मिर्जा खुर्शीद ये सब मिलकर के शिकार खेलने के बहाने जंगल में आते हैं, और जंगल में जब आते हैं उसके बाद तीन टोलियां बनाते हैं। उसमें मालती, मेहता, खन्ना और राय साहब दोनों ही टोलियां जंगल में क्या क्या करती है, किस तरह से शिकार करती है, उस पर हम बातचीत कर चुके हैं। अब हम तीसरी टोली के बारे में बातचीत करेंगे कि ये लोग जब जंगल में शिकार खेलने आते हैं तब क्या इनका प्लान बनता है और कैसे शिकार करते हैं, इनका जंगल का अनुभव कैसा रहता है। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बड़े विस्तार से व्याख्या करूंगा और आपको परीक्षा के लिहाज से भी और बाकी अन्य दृष्टियों से भी आपको बहुत कुछ जानने समझने का अवसर इस वीडियो में मिलेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं कि किस तरह से ये लोग क्या करते हैं, इनका क्या आगे का प्लान बनता है और उस प्लान में तीसरी टोली के लोग क्या डिसाइड करते हैं, क्या निर्धारित करते हैं। तीसरी टोली मिर्जा खुर्शीद और मिस्टर तनखा की थी। मिर्जा खुर्शीद के लिए भूत और भविष्य सादे कागज की भांति था। वह वर्तमान में रहते थे। न भूत का पछतावा था, न भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आ जाता था उसमें जी जान से लग जाते थे। मित्रों की मंडली में वह विनोद के पुतले थे। काउंसिल में उनसे ज्यादा उत्साही मेंबर कोई न था। जिस प्रश्न के पीछे पड़ जाते मिनिस्टरों को रुला देते, किसी के साथ रूर याद करना न जानते थे, बीच बीच में प्रयास भी करते जाते थे। उनके लिए आज जीवन था, कल का पता नहीं। गुस्सेवर भी ऐसे कि ताल ठोंकर सामने आ जाते थे, नम्रता के सामने दंडवत करते थे। लेकिन जहां किसी ने शान दिखाई और यह हाथ धोकर पीछे पड़ जाते थे, न अपना लेना याद रखते थे न दूसरों का देना। शौक था शायरी का और शराब का। औरत केवल मनोरंजन की वस्तु थी। बहुत दिन हुए हृदय का दिवाला निकाल चुके थे। बस बड़ी दिलफेंक इंसान थे। कह सकते हैं कि बस आज में जीने वाले, जो चारवाक दर्शन की जो हमारी परंपरा है ना, कि आज को जियो आप। जो सब कुछ है जीवन का आज है, कल का पता नहीं हमें। तो उस आज को कैसे हम बहुत बेहतर तरीके से जी सकते हैं, उसका और अच्छे से आनंद कैसे लिया जा सकता है, ये इस मिस्टर तनखा से आप सीख सकते हैं। मिस्टर तनखा दांव पेच के आदमी थे। सौदा पटाने में, मामला सुलझाने में, अड़ंगा लगाने में, बालू से रेत निकालने में, गला दबाने में, दुम झाड़ कर निकल जाने में बड़े सिद्धहस्त। कहिए रेत में नाव चलवा दे, पत्थर पर दुब उगा दे, तालुकेदारों को महाजनों से कर्ज दिलाना, कई कंपनियां खोलना, चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार खड़े करना, यही उनका व्यवसाय था। कुल मिलाकर के दलाली का उनका धंधा था। इधर की उधर कैसे की जा सकती है, इसके वो बड़े ही माहिर और मास्टर आदमी थे। यही उनका व्यापार था। खासकर चुनाव के समय उनकी तकदीर चमकती थी। किसी पोड़े उम्मीदवार को खड़ा करने, दिलो जान से उसका काम करने और 10-20 हजार बना लेते। जब कांग्रेस का जोर था तो कांग्रेस के उम्मीदवारों के सहायक थे। जब सांप्रदायिक दल का जोर हुआ तो हिंदू महासभा की ओर से काम करने लगे। मगर इस उलटफेर के समर्थन के लिए उनके पास ऐसी दलीलें थी कि कोई उंगली न दिखा सकता था। शहर के सभी रईस, सभी हुक्काम, सभी अमीरों से उनका याराना था। दिल में चाहे लोग उनकी नीति पसंद न करे, पर स्वभाव के इतने नम्र थे कि कोई मुंह पर कुछ न कह सकता था। मिर्जा खुर्शीद ने रुमाल के माथे का पसीना पोंछ कर कहा, आज तो शिकार खेलने के लायक दिन नहीं है, आज तो कोई मुशायरा होना चाहिए था। वकील ने समर्थन किया, जी हाँ, वही बाग में वही बाहर हो रहेगी। थोड़ी देर बाद मिस्टर तनखा ने मामले की बात छेड़ी, अब की चुनाव में बड़े बड़े गुल खिलेंगे, आपके लिए भी मुश्किल है। मिर्जा रिक्त मन से बोले, अब की मैं खड़ा न रहूंगा। तनखा ने पूछा, क्यों?
मुफ्त में बकबक कौन करे, फायदा ही क्या। मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। जरा सा काम और महीनों बहस में जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। इससे तो कहीं अच्छा है कि गवर्नर रहे, चाहे वह हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज। इससे बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मजे से हजारों मील खींच ले जा सकता है, उसे 10,000 आदमी मिलकर भी उतनी तेजी से नहीं खींच सकते। मैं तो ये सारा तमाशा देखकर कौंसिल से बेजार हो गया हूँ। मेरा बस चले तो कौंसिल में आग लगा दूं। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, यह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी मार ले जाता है जिसके पास रुपये हैं, और रुपये के जोर से उनके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले, जो अपनी और जबान और कलम से पब्लिक को जिस ओर चाहे फेर दे, सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। मैंने तो इरादा कर लिया है, अब इस इलेक्शन के पास न जाऊंगा। मेरा प्रोपोगेंडा अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। अब देखिए कि उस जमाने में भी, मतलब हर जमाने में जाहिर सी बात है पैसों का इन्फ्लुएंस कितना रहा है। डेमोक्रेसी जब आ रही थी मैंने कहा नहीं, ये उपन्यास 1936 का है, और जाहिर सी बात है कहानी उसी समय की 1935 के आसपास से पहली बार चुनाव होता है हिंदुस्तान में। तो चुनावों का कुछ सिलसिला चलता है और तमाम भारतीय लोग भी उस चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। और कह सकते हैं कि मतलब भारत उसमें डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा था। अंग्रेजों ने अपना एक सिस्टम बना ही रखा था, लेकिन वो चाहते थे कि यहाँ के लोग भी उसका हिस्सा बने और उनको भी कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो इस सिलसिले में उनकी प्रक्रिया चल रही थी। तो ये जो मिस्टर मिर्जा साहब है, वो भी राजनीति में लगातार पार्टिसिपेट करते रहे, उनका हस्तक्षेप रहा। तो तनखा उनसे कह सकते हैं कि मन की बात ले रहा था। तो सारी की सारी बात कह सकते हैं कि उगल देते हैं, और इस तरह से उगलते हैं कि बस उसके बारे में क्या ही कहा जाए। मिर्जा साहब ने कुरान की आयतें से सिद्ध किया कि पुराने जमाने के बादशाहों के आदर्श कितने ऊंचे थे। आज तो हम उनकी तरफ ताक भी नहीं सकते, हमारी आंखों में चकाचौंध आ जाएगी। बादशाह को खजाने की एक कौड़ी भी निजी खर्च में लाने का अधिकार न था। ये किताबें नकल करके, कपड़े सीकर लड़कों को पढ़ाकर अपना गुजारा करता था। मिर्जा ने आदर्श महिपों की एक लंबी सूची गिना दी। कहाँ तो वह प्रजा को पालने वाला बादशाह, और कहाँ आजकल के मंत्री और मिनिस्टर। 5, 6, 7, 8 हजार माहवार मिलना चाहिए। ये लूट है या डेमोक्रेसी। वो कह रहे हैं कि मतलब उस राजतंत्र में राजा लोग कितना सेक्रीफाई करते थे और कितना त्याग की जिंदगी जीते थे। इस बात को बार बार मिर्जा साहब ग्लोरीफाई करते हैं, बार बार इसकी ताकीद करते हैं कि देखिए आज के जो नेता, उनको तो हर चीज में पैसा चाहिए, हर जगह पैसा कमाना है, उनका जनता से कोई वास्ता नहीं है। और पुराने जो हमारे नेता थे या पुराने जो हमारे राजा थे, वो कितने महान थे, उनका जीवन कितना अच्छा था, और किस तरह से मतलब बड़े ही दयालु थे। कहने का मतलब वो उस तरह से उस बात को कह रहे हैं। हिस्सों हिरणों का एक झुंड चरता हुआ नजर आया। मिर्जा के मुख पर शिकार का जोश चमक उठा। बंदूक संभाली और निशाना मारा। एक काला सा हिरण गिर पड़ा, वह मारा। इस उन्मत्त ध्वनि के साथ मिर्जा भी बेहताशा दौड़े, बिल्कुल बच्चों की तरह उछलते कूदते, तालियां बजाते। समीप ही एक वृक्ष पर एक आदमी लकड़ियां काट रहा था। वह भी चटपट वृक्ष से उतरकर मिर्जा के साथ दौड़ा। हिरण की गर्दन में गोली लगी थी, उसके पैरों में कंपन हो रहा था और आंखें पथरा गई थी। लकड़हारे ने हिरण के करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा पट्टा था, मन भर से कम न होगा, हुक्म हो तो मैं उठाकर पहुंचा दूं। अब देखिए तीसरी बार समझिए कि ट्राइबल आदमी इस नोवेल में आ रहा है। जैसे ही शिकार की तरफ बढ़ते हैं और वहां से कोई दूसरा आदमी आ जाता है जो बिल्कुल कहते नहीं कि वो मतलब कॉमन मैन है वो। मिर्जा कुछ बोले नहीं। हिरण की टंगी हुई दिन वेदना से भारी आंखें देख रहे थे। अब 1 मिनट पहले इसमें जीवन था। जरा सा पत्ता भी खड़कता तो कान खड़े करके चौकड़िया बढ़ता हुआ निकल भागता, अपने मित्रों और बाल बच्चों के साथ ईश्वर की उगाई हुई घास खा रहा था। मगर सब निष्पंद पड़ा है। उसकी खाल उधेड़ लो, उसकी बोटियां कर डालो, उसका कीमा बना डालो, उसे खबर न होगी। उसकी क्रीड़ा में जीवन में जो आकर्षण था, जो आनंद था, वह क्या निर्जीव शव में है।
कितनी सुंदर गठन थी, कितनी प्यारी आंखें, कितनी मनोहर छवि। उसकी छलांगे हृदय में आनंद की छलांगे पैदा कर देती थी। उसकी चौकड़ियां के साथ हमारा मन और चौकड़ियां भरने लगता था। उसकी स्फूर्ति जीवन सा बिखरने लग चलती थी, जैसे फूल सुगंध बिखेरता है, लेकिन अब उसे देखकर ग्लानि होती है। बस मिर्जा साहब उसकी शिकार करने के बाद समझे कि वेदना की बात कर रहे हैं, संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं। लकड़हारे ने पूछा, कहाँ पहुंचाना होगा मालिक, मुझे 2-4 पैसे न देना? मिर्जा जी जिसे ध्यान में चौंक पड़े, बोले, अच्छा उठा ले। कहाँ चलेगा? जहां हुक्म हो मालिक। नहीं, जहां तेरी इच्छा हो वहीं ले जा, मैं तुझे देता हूँ। लकड़हारे ने मिर्जा की ओर कुतूहल से देखा, कानों पर विश्वास न आया। अरे नहीं मालिक, हुजूर ने शिकार किया तो हम कैसे खा ले? नहीं नहीं, मैं खुशी से कहता हूँ, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? कोई आधा कोस होगा मालिक। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, देखूंगा तुम्हारे बाल बच्चे कैसे खुश होते हैं। ऐसा तो मैं न ले जाऊंगा सरकार, आप इतनी दूर से आए, इस कड़ी धूप में शिकार किया, मैं कैसे उठा कर ले जाऊं? उठा उठा, देर न कर, मुझे मालूम हो गया तू भूखा आदमी है। लकड़हारे ने डरते डरते और हर कर मिर्जा जी की मुख की ओर सशंक नेत्रों से देखते हुए कि कहीं बिगड़ न जाए, हिरण को उठाया। सहसा उसने हिरण को छोड़ दिया और खड़ा होकर बोला, मैं समझ गया मालिक, हुजूर ने इसकी हलाली नहीं की। मिर्जा जी ने हंसकर कहा, बस बस, तूने खूब समझा, अब उठा ले जा और घर चल। हलाली मतलब मुस्लिम लोग जो है ना, कहते हैं कि हलाली का मांस खाते हैं, ऐसा कुछ उसने इस्लाम का कुछ कुछ नियम है, फटाक से कटा हुआ नहीं खाते हैं। तो वो अपना लॉजिक दे रहा है कि ये हलाली का, इसलिए आप शायद छोड़ रहे होंगे इसको। मिर्जा जी धर्म के इतने पाबंद न थे। 10 साल से उन्होंने नमाज न पढ़ी थी। 2 महीने में एक दिन व्रत रख लेते थे, बिल्कुल निराहार, निर्जल। मगर लकड़हारे को इस ख्याल से जो संतोष हुआ था कि हरिन अब इन लोगों के लिए अखाद्य हो गया है, उसे फीका न करना चाहते थे। लकड़हारे ने हल्के मन से हिरन की को गर्दन पर रख लिया और घर की ओर चला। तंखा अभी तक तटस्थ से वहीं पेड़ के नीचे खड़े थे। धूप में हिरन के पास जाने का कष्ट क्यों उठाते, कुछ समझ में न आ रहा था कि मामला क्या है। लेकिन जब लकड़हारे को उल्टी दिशा में आते देखा तो आकर मिर्जा जी से बोले, आप इधर कहाँ जा रहे हैं हजरत, क्या रास्ता भूल गए? मिर्जा जी ने अपराधी भाव से मुस्कुराकर कहा, मैंने शिकार इस गरीब आदमी को दे दिया, अब जरा इसके घर चल रहा हूँ, आप भी आइए ना। तंखा ने मिर्जा को कुतूहल की दृष्टि से देखा और बोले, आप अपने होश में हैं या नहीं, कह नहीं सकता, तुझे कुछ तुझे खुद नहीं मालूम। शिकार इसे क्यों दे दिया? इसलिए कि इसे पाकर इसलिए कि उसे पाकर इसे जितनी खुशी होगी मुझे या आपको न होगी। तंखा खिसिया कर बोले, जाइए, सोचा था खूब कबाब उड़ाएंगे, सो आपने सारा मजा किरकिरा कर दिया। खैर, राय साहब और मेहता कुछ कुछ लाएंगे ही, कोई गम नहीं। मैं इस इलेक्शन के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप नहीं खड़ा होना चाहते हैं न सही, आपकी जैसी मर्जी, लेकिन आपको इसमें क्या तमुल है कि लोग खड़े हो रहे हैं, उनसे इसकी कीमत वसूल की जाए। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप किसी पर यह भेद न खुलने दे कि आप नहीं खड़े हो रहे हैं। सिर्फ इतनी मेहरबानी कीजिए मेरे साथ। ख्वाजा जमाल ताहिर इसी शहर में खड़े हो रहे हैं। रईसों के वोट 16 आने उनकी तरफ हैं। हुक्काम भी उनके मददगार हैं। फिर भी पब्लिक पर आपका जो असर है, उससे उनकी कोर दब रही है। आप चाहें तो आपको उनसे 10-20 हजार रुपये महज या जाहिर कर देने के मिल सकते हैं कि आप उनकी खातिर बैठ जाते हैं। नहीं, मुझे अर्ज कर लेने दीजिए, इस मामले में आपको कुछ नहीं करना है। आप बेफिक्र बैठे रहिए, मैं आपकी तरफ से एक मैनिफेस्टो निकाल दूंगा और उसी शाम को आप मुझसे 10 हजार वसूल कर लीजिए। मिर्जा साहब ने उनकी ओर इशारा से देखकर कहा, मैं ऐसे रुपये पर और आप पर लानत भेजता हूँ। मिस्टर तनखा ने जरा भी बुरा नहीं माना, माथे पर बाल तक न आने दिया, है ना।
माथे पर बल तक न आने दिया। उसने इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि मुझसे मेरा मिर्जा साहब नाराज है, क्योंकि बनिया आदमी था ना, तो उसे लोगों को इस तरह से मतलब किस तरह से ग्रिप में फंसाना था उसको बहुत अच्छे से आता था। मुझ पर जितनी लानत भेज चाहे भेजे, मगर रुपये पर लानत भेजकर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैं ऐसी रकम को हराम समझता हूँ। आप शरीयत के इतने पाबंद तो नहीं है। लूट की कमाई को हराम समझने के लिए शारा या पाबंद होने की जरूरत नहीं है। तो इस मामले में क्या आप अपना फैसला तब्दील नहीं कर सकते? जी नहीं। अच्छी बात है, इसे जाने दीजिए। किसी बीमा कंपनी के डायरेक्टर बनने में तो आपको कोई एतराज नहीं है। आपको कंपनी का एक हिस्सा भी न खरीदना पड़ेगा, आप सिर्फ अपना नाम दे दीजिए। अब वो कह रहा है कि ठीक है, चुनाव का पैसा आप मत लीजिए, लेकिन आपको मैं किसी बीमा कंपनी का डायरेक्टर बनाना चाहता हूँ। उसमें तो आपको कोई एतराज नहीं है ना? आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई पैसा भी नहीं लगाना है, कुछ खर्चा भी नहीं करना है, बाकी सब मैं करूंगा, सिर्फ आपका नाम जाएगा बस। क्या उसके लिए भी आप तैयार नहीं है? उसके लिए तो आपको तैयार होना चाहिए। जी नहीं, मुझे यह भी मंजूर नहीं। मैं कई कंपनियों का डायरेक्टर, कई मैनेजिंग एजेंट, कई का चेयरपर्सन था। दौलत मेरे पांव चूमती थी। मैं जानता हूँ दौलत से आराम और तकल्लुफ के कितने सामान जमा किए जा सकते हैं, मगर यह भी जानता हूँ कि दौलत इंसान को कितना खुदगर्ज बना देती है, कितना ऐश पसंद, कितना मक्कार, कितना बेगैरत बना सकती है ना? वो कह रहे कि मतलब धन किस प्रकार से इंसान को बर्बाद कर सकता है, ये भी मैं जानता हूँ। और धन इंसान को कितना आबाद कर सकता है, ये भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए मैं इस तरह की चीजों में अपने आप को फंसाना नहीं चाहता हूँ। ये कौन कह रहा है? ये मिर्जा साहब कह रहे हैं। और मिर्जा साहब को चीजें बहुत अच्छे से पता है। वकील साहब को फिर कोई प्रस्ताव करने का साहस न हुआ। मिर्जा जी की बुद्धि की ओर प्रभाव में उनका जो विश्वास था वह बहुत कम हो गया। उनके लिए धन ही सब कुछ था, और ऐसे आदमी से जो लक्ष्मी को ठोकर मारता हो, उनका कोई मेल न हो सकता था। लकड़हारा हिरण को कंधे पर रखे लपका चला जा रहा था। मिर्जा ने भी कदम बढ़ाया, पर स्थूल का तंका पीछे रह गया। उन्होंने पुकारा, जरा सुनिए मिर्जा जी, आप तो भागे जा रहे हैं। मिर्जा जी ने बिना रुके हुए जवाब दिया, वो गरीब बोझ लिए इतनी तेजी से चला चला जा चाह रहा है, हम क्या अपना बदन लेकर भी उसके बराबर नहीं चल सकते? लकड़हारे ने हरिन को एक ठूंठ पर उतार कर रख दिया था और दम लेने लगा था। मिर्जा साहब ने आकर पूछा, थक गए क्यों? लकड़हारे ने सकुचाते हुए कहा, बहुत भारी है सरकार, तो ले आओ, कुछ दूर मैं ले चलूं। लकड़हारा हंसा। मिर्जा डिलडोल में उससे कहीं ऊंचे और मोटे ताजे थे, फिर भी वह दुबला पतला आदमी उनकी इस बात पर हंसा। मिर्जा जी पर जैसे चाबुक पड़ गया। तुम हंसे क्यों? क्या तुम समझते हो मैं इसे नहीं उठा सकता? लकड़हारे ने मानो क्षमा मांगी। सरकार, आप लोग बड़े आदमी हैं, बोझ उठाना तो हम जैसे मजदूरों का ही काम है। बस उसने कहा, आप तो बड़े लोग हैं, सब काम करना हमारा धर्म बनता है, हम लोग इसी काम के लिए हैं। तो तुम्हारा दुगुना जो है दूहूं, इससे क्या होता है मालिक? मिर्जा जी का पुरुषत्व अपना और अपमान न सह सका। उन्होंने बढ़कर हिरण को गर्दन में उठा लिया और चले, मगर मुश्किल से 50 कदम चले होंगे कि गर्दन फटने लगी, पांव थर थराने लगे और आंखों में तितलियां उड़ने लगी। कलेजा खूब मजबूत किया और एक 20 कदम और चले। कमबख्त कहाँ रह गया, जैसे इस लाश में शीशा भर दिया गया हो। जरा मिस्टर तनखा की गर्दन पर रख दूं तो मजा आए, मशक की तरह जो फूले चलते हैं, जरा इनका मजा भी देखें। लेकिन बोझा उतारे कैसे? दोनों अपने दिल में कहेंगे, बड़ी जवा मर्दी दिखाने चले थे, 50 कदम में ची बोल गए। लकड़हारे ने चुटकी ली। कहो मालिक, कैसे रंग ढंग है, बहुत हल्का है ना? मिर्जा जी को बोझ कुछ हल्का मालूम होने लगा। बोले, इतनी दूर तो ले ही जाऊंगा जितनी दूर तुम लाए हो। कई दिन गर्दन दुखेगी मालिक। तुम क्या समझते हो मैं यूं ही फूला हुआ हूं? नहीं मालिक, अब तो ऐसा नहीं समझता। मुद्दा आप हैरान न हो, वह चट्टान है, उस पर उतार दीजिए। मैं अभी इसे इतनी दूर और ले जा सकता हूँ। अब मिर्जा साहब कहने कहा ना, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला आ गया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी करके दिखाना होगा, नहीं तो समझेगा कि भोंदू आदमी है। मगर ये अच्छा तो नहीं लगता कि मैं ठाला चलूं और आप लदे रहें। मिर्जा साहब ने चट्टान पर हिरण को उतार कर रख दिया
वकील साहब भी आ पहुंचे। मिर्जा ने दाना फेंका। अब आपको भी कुछ दूर ले चलना पड़ेगा जनाब। वकील साहब की नज़रों में अब मिर्जा का कोई महत्व न था। बोले, मुआफ कीजिए, मुझे अपनी पहलवानी का दावा नहीं है, बहुत भारी नहीं है सच, अभी रहने दीजिए। आप अगर इसे 100 कदम ले चले तो मैं वादा करता हूँ आप मेरे सामने जो तजवीज़ रखेंगे मैं उसे मंजूर कर लूंगा। अब मिर्जा साहब कह रहे हैं कि वो सारी बातें बता रहा था ना, कभी LIC का एजेंट बना रहा था, कभी बीमा कंपनी का, कभी कुछ चुनाव की बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस मुर्दे हिरण को 100 कदम ले जाएंगे ना तो मैं आपको, आप जो बोलेंगे आपकी बात मान लूंगा। मैं इन चकमों में नहीं आता, मैं चकमा नहीं दे रहा हूँ वल्लाह। आप जिस हल्के से कहेंगे खड़ा होऊंगा, जब हुक्म देंगे बैठ जाऊंगा। जिस कंपनी का डायरेक्टर, मेंबर, मुनीम, कम बेसर जो भी कहिएगा बन जाऊंगा। बस 100 कदम ले चलिए। मेरी तो ऐसी ही दोस्तों से निभती है जो मौका पड़ने पर सब कुछ कर सकते हों। तनख्वाह का मन चुलबुला उठा। मिर्जा अपने कौल के पक्के हैं, इसमें कोई संदेह न था। हिरन ऐसा क्या बहुत भारी होगा? आखिर मिर्जा इतनी दूर ले ही आए, बहुत ज्यादा थके तो कहीं नहीं जान पड़ते। अगर इनकार करते हैं तो सुनहरा अवसर हाथ से जाता है। आखिर ऐसा क्या कोई पहाड़ है? बहुत होगा 4-5 पंसेरी होगा, 2-4 दिन गर्दन ही तो दुखेगी। जेब में रुपया हो तो थोड़ी सी बीमारी सुख की वस्तु है। 100 कदम की रही। हाँ, 100 कदम मैं गिनता चलूंगा, देखिए निकल न जाइएगा। निकल जाने वाले पर लानत भेजता हूँ। देखिए दोनों में शर्त लग जाती है। तो कहता, तनखा बोलता है कि ठीक है हम तैयार हैं। तनखा ने जूते का फीता फिर से बांधा, कोट उतार कर लकड़हारे को दिया, पतलून ऊपर चढ़ाया, रुमाल में मुंह पहुंचा और इस तरह हिरन को देखा मानो ओखली में सिर देने जा रहे हो। फिर हिरन को उठाकर गर्दन पर रखने की चेष्टा की। 2-3 बार जोर लगाने पर लाश गर्दन पर तो आ गई, पर गर्दन न उठ सकी, कमर झुक गई, हाथ उठे और लाश को जमीन पर पटकने वाले थे कि मिर्जा ने उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ाया। तनखा ने एक डग इस तरह उठाया जैसे दलदल में पांव रखे हों। मिर्जा ने बढ़ावा दिया, शाबाश ओ मेरे शेर, वाह वाह। तनखा ने एक डग और रखा, मालूम हुआ गर्दन टूटी जाती है। मार लिया मैदान, जीते रहो पट्टे। तनखा 2 डग और बढ़े, आंखें निकली पड़ी थी। बस एक बार और जोर मारो दोस्त। 100 कदम की शर्त गलत, 50 कदम की ही रही। बोला कि अब 100 कदम की शर्त नहीं, हम 50 कदम की ही रखते हैं। वकील साहब का बुरा हाल था। वो बेजान हिरन शेर की तरह उनको दबोचे हुए उनका हृदय रक्त चूस रहा था। सारी शक्तियां जवाब दे चुकी थी। केवल लोभ किसी लोहे की तरह, धरण की तरह छत को संभाले हुए था। 1 से 25 हजार तक की गोटी थी, मगर अंत में वह शहती भी जवाब दे गई। लोभी की कमर भी टूट गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिर में चक्कर आया और वह शिकार गर्दन पर लिए पथरीली जमीन पर गिर पड़े। बेचारे को इतना हाल हो गया कि वो नीचे ही गिर पड़ा, क्योंकि पतला आदमी था, इतना भारी वजन कभी उठाया नहीं था, और आज उनको एकाएक उठाना पड़ा तो मुश्किल तो होगी ना उनके लिए। मिर्जा ने तुरंत उन्हें उठाया और अपने रुमाल से हवा करते हुए उनकी पीठ ठोंकी। जोर तो यार तुम खूब मारा, लेकिन तकदीर के खोटे हो। तनखा ने हाँफते हुए लंबी सांस खींचकर कहा, आपने तो आज मेरी जान ही ले ली। 2 मन 2 मन कम होगा सुअर। मिर्जा ने हंसते हुए कहा, लेकिन भाईजान मैं भी इतनी दूर उठाकर लाया ही था। वकील साहब ने खुशामद करनी शुरू कर दी, मुझे तो आपकी फरमाइश पूरी करनी थी, आपको तमाशा देखना था, वह आपने देख लिया। अब आपको अपना वादा पूरा करना होगा। आपने मुआहदा कब पूरा किया? कोशिश तो जान तोड़ की, इसकी सनद नहीं। लकड़हारे ने फिर हिरन उठा लिया और भागा चला जा रहा था। वह दिखा देना चाहता था कि तुम लोगों में कांख कूक कर 10 कदम इसे उठा लिया तो यह न समझो कि पास हो गए। इस मैदान में मैं दुर्बल होने पर भी तुमसे आगे रहूंगा। कायद तुम चाहे कितना काला करो और झूठे मुकदमे चाहे जितने बनवाओ। कह रहे कि तुम शायद
उस कागजों की दुनिया में और झूठी दुनिया में हो सकता है तुम महान हो, लेकिन जो जीवन की जो वास्तविकता है उसमें हम ही लोग सच्चे हैं, हम ही लोग सच में सेक्रीफाई करते हैं। हमारा ही जीवन संघर्षों से भरा हुआ है और हम उतने ही मजबूत हैं। एक नाला मिला जिसमें बहुत थोड़ा पानी था। नाले के उस पार टीले पर एक छोटा सा 5-6 घरों का पूर्वा था और कई लड़के इमली के नीचे खेल रहे थे। लकड़हारे को देखते ही सबों ने दौड़कर उसका स्वागत किया और बोले पूछने, किसने मारा बाबू, कैसे मारा, कहाँ मारा, कैसे गोली लगी, कहाँ लगी, इसे इसी को क्यों लगी और हिरणों को क्यों न लगी। लकड़हारा हूँ हाँ करता हुआ इमली के नीचे पहुंचा और हिरण को उतारकर पास की झोपड़ी से दोनों महानुभावों के लिए खाट लेने दौड़ा। उसके चारों लड़के और लड़कियां ने शिकार को अपने चार्ज में ले लिया और अन्य लड़कों को भगाने की चेष्टा करने लगे। सबसे छोटे बालक ने कहा, यह हमारा है। उसकी बड़ी बहन ने, जो 14-15 साल की थी, मेहमानों की ओर देखकर छोटे भाई को डांटा, चुप, नहीं सिपाही पकड़ ले जाएगा। मिर्जा ने लड़के से छोड़ा, तुम्हारा नहीं हमारा है। बालक ने हिरण पर बैठकर अपना कब्जा सिद्ध कर दिया और बोला, बाप तो लाए हैं। बहन ने सिखाया, कह दे भैया तुम्हारा है। मतलब बच्चे, इन बच्चों की माँ बकरी के लिए पत्तियां तोड़ रही थी। दो नए भले आदमियों को देखकर जरा सा घूंघट निकाल लिया और शर्माई कि उसकी साड़ी कितनी मैली, कितनी फटी, कितनी उटंगी है। वह इस वेश में मेहमानों के सामने कैसे जाए और गए बिना काम नहीं चलता, पानी वानी देना है। अब देखिए गरीबी अभाव क्या होता है, उन सारी चीजों का भी तो प्रेमचंद हमारे सामने पूरे विस्तार से जिक्र कर रहे हैं ना। जो खाया पिया अगया वर्ग है उसकी क्या दशा है, और जो दिन रात मेहनत कर रहा है फिर भी गरीब ही गरीब है उसकी क्या दशा है, क्या दुर्दशा है, उसको भी प्रेमचंद समझे कि विस्तार के साथ में बता रहे हैं। अभी दोपहर होने में कुछ कसर थी, लेकिन मिर्जा साहब ने दोपहर ही इसी गांव में काटने का निश्चय किया। गांव के आदमियों को जमा किया, शराब मंगवाई, शिकार पका, समीप के बाजार से घी और मैदा मंगवाया और सारा गांव को भोज दिया। छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबों को दावत उड़ाई। मर्दों ने खूब शराब पी और मस्त होकर शाम तक गाते रहे और मिर्जा जी बालकों के साथ बालक, शराबियों के साथ शराबी, बूढ़ों के साथ बूढ़े, जवानों के साथ जवान बने हुए थे। इतनी देर में सारे गांव में से उनका इतना घनिष्ठ परिचय हो गया था मानो रही यहीं के निवासी रहे हो। लड़के तो उन पर लदे पड़े थे, कोई उनकी फुदनेहार टोपी सिर पर रखे लेता था, कोई उनकी राइफल कंधे पर रखकर उमड़ता हुआ चलता था, कोई उनकी कलाई की पड़ी खोलकर अपनी कलाई पर बांध लेता था। मिर्जा ने खुद खूब देशी शराब पी और झूम झूम कर जंगली आदमियों के साथ गाते रहे, यानी कि बहुत मस्ती की उन्होंने। अब सब कुछ खाना पीना सब तैयार हो गया ना, तो शराब शराब मंगवा ली, सारे लोगों को एकत्र कर दिया, बोला खाओ भी मजे करो, तो जो कुछ सामान चाहिए मैं पैसे देता हूँ, लेके आओ तुम। तो जब वे लोग सूर्यास्त के समय यहाँ से विदा हुए तो गांव भर के नर नारी इन्हें बड़ी दूर तक पहुंचाने आए। कहीं तो रोते रहे। ऐसा सौभाग्य उन गरीबों के जीवन में शायद पहली ही बार आया हो कि किसी शिकारी ने उनको दावत दी हो। जरूर ये कोई राजा है, नहीं तो इतना दरिया दिल किसका होता है, इनके दर्शन फिर काहे को होंगे, है ना। कह रहे हैं कि कोई बड़ा आदमी तो मतलब बड़ा खुशी से खाना खिला रहा है। और देखिए इस बात को भी समझना होगा कि ये वो समय था कि उस समय हिंदुस्तान के जो गरीब लोग थे, जो मेहनत करते थे, उनको भरपूर खाना, अच्छा खाना नहीं मिलता था। ये सच्चाई थी, इसको हमें स्वीकार करना होगा। और आज भी ऐसे इलाके हिंदुस्तान में जहाँ लोगों को भरपूर खाना नहीं मिलता, अच्छा खाना नहीं मिलता है। इसके साथ कफन जो कहानी है आपने पढ़ी होगी प्रेमचंद जी की, वो भी इसी समय लिखी हुई कहानी है। उसमें भी जो घिसु माधव है उनकी यही विडंबना है कि उन्होंने जीवन में कभी अच्छा खाना नहीं खाया। और अच्छा खाना कहाँ मिला उनको, ठाकुर के यहीं मिला। और वो भी जब उनकी उसकी पत्नी मर जाती है और कफन का जो वस्त्र है वो लेने के लिए बाजार जाते हैं, तो कफन का वस्त्र न खरीद कर सबसे पहले खसा खाना खाते हैं, शराब पीते हैं और पूरा मौज मस्ती करने के बाद पूरा कहने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं। तो जो गरीब लोग हैं या गरीब आदमी है, अगर उसको जिंदगी में अच्छा खाना नहीं मिलता है, और जो अमीर लोग हैं जिनको खाना फेंक रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी विडंबना है। तो इसको भी तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद दर्ज कर रहे हैं ना। और ब्रिटिश काल में जब भी कोई अकाल पड़ता था, महामारी आती थी, उसमें तो लोग मरते ही थे, लेकिन जो नॉर्मल जो लाइफ था, रूटीन था, उसमें भी उनके पास खाने का अभाव था कि लोग भूख से मर जाते थे। और सरकार को और जमींदारों को किसी से कोई ज्यादा मतलब नहीं हुआ करता था।
तो उस विडंबना को भी प्रेमचंद अपनी रचना धर्मिता में, उस वास्तविकता को भी प्रेमचंद लगातार दर्ज कर रहे हैं। हमें उस इकोनॉमिकल कंडीशन को भी समझना होगा भारत की, और उस समय की सरकारों की क्या जिम्मेदारी थी। कौन सरकार थी? अंग्रेज सरकार थी। उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? उसने कभी किसी पर जैसे कोई दया ही नहीं दिखाई। तो उस चीज को भी प्रेमचंद दर्ज करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता की वास्तविकता को हमारे सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं, है ना। मैंने कहा ना, उस टेक्स्ट को समझने का ये बहुत बड़ा तरीका है कि हम उस युग की जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दुर्दशा क्या है, उसके आधार पर हम उस समाज की वास्तविकता की गहराई के साथ पड़ताल कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। कुछ दूर चलने के बाद मिर्जा ने पीछे फिरकर देखा और बोले, बेचारे कितने खुश थे, काश मेरी जिंदगी में ऐसे मौके रोज आते, आज का दिन बड़ा मुबारक था। तनखा ने बेरुखी के साथ कहा, आपके लिए मुबारक होगा, मेरे लिए तो मनहूस ही था। मतलब की कोई बात न हुई। दिन भर जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने के बाद अपना सा मुंह लिए लौट जाते हैं। देखिए, आदमी आदमी के स्वभाव में कितना फर्क होता है। मिर्जा साहब के लिए सबसे खूबसूरत दिन था, लेकिन तनख्वाह के लिए नहीं था, क्योंकि वो लिचड़, एकदम बिल्कुल लिचड़ टाइप आदमी है ना, बहुत कंजूस मक्खी चूस आदमी है। तो कहते ना कि सब कुछ वही है, लेकिन हर किसी के लिए चीजें कैसे, उसका मतलब अलग अलग होता है। तो इसको भी हम समझ सकते हैं कि मिर्जा साहब के लिए दिन कितना खूबसूरत है। जिन गरीब लोगों को खाना खिलाया, उनकी आंखों में खुशी देकर के उन्हें कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन तनख्वाह को अच्छा नहीं लग रहा है। मिर्जा ने निर्दयता से कहा, मुझे आपके साथ हमदर्दी नहीं है। दोनों आदमी जब बरगद के नीचे पहुंचे तो दोनों टोलियां लौट चुकी थी। मेहता मुंह लटकाए हुए थे। मालती विमन से अलग बैठी थी। जो कोई बात थी, राय साहब और खन्ना दोनों भूखे रह गए थे और किसी के मुंह से बात न निकली थी। वकील साहब इसलिए दुखी थे कि मिर्जा ने उनके साथ बेवफाई की। अकेले मिर्जा साहब प्रसन्न थे, और वो प्रसन्नता अलौकिक थी, है ना। अब शाम तक तीनों लोग वापस आ जाते हैं, 6 लोग, है ना, 3 टोलियां बनी थी ना, तो वो भी आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं, और वो भी आ जाते हैं। और इसमें राय साहब की जो उदारता थी, उसी कारण से वो भूखे रह, कह सकते हैं कि वो भूखे रह गए थे। वो दूसरों के भरोसे थे कि कुछ लेके आएंगे, लेकिन वो लोग अपना अपना, मिर्जा साहब अपना खा पी के आ गए, मेहता भी अपना खा लिया कुछ ना कुछ वहां पे, लेकिन राय साहब तो इनके भरोसे थे ना। तो बस यही बात है। तो इस प्रकार से शिकार के जो दृश्य पूरे होते हैं यहाँ पर। आपने मुझे यहाँ तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे साथ बने रहिए, और अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं।